स्पेन के पथरीले पहाड़ों में एक बेहद रहस्यमयी गुफा छिपी है। हम बस सोच सकते हैं कि 13 मीटर गहरी एक अंधी खाई हो, 28 प्राचीन कंकाल हो और उनके ठीक बगल में रखी हो एक बिल्कुल अनछुई गुलाबी क्वार्ट्ज पत्थर की कुल्हाड़ी। सवाल यह है कि आखिर क्यों? सर्वाइवल के सारे नियमों को ताक पर रखकर किसी ने ऐसा क्यों किया? नेचर का उसूल तो बहुत सीधा है। मरे हुए जीवों के पास रुकने का मतलब है बीमारी का खतरा और अपनी एनर्जी की बर्बादी। फिर एक इतनी रेयर कुल्हाड़ी को बिना इस्तेमाल किए मरे हुए लोगों के पास छोड़ देने का क्या लॉजिक हो सकता है? तो बात है कोई 4.5 लाख साल पहले की। इतिहास में पहली बार किसी जीव ने मौत को एक मीनिंग दिया था, एक अर्थ दिया था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब एक नए जीव ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कल्पना और कहानियों को जन्म दिया। आसान शब्दों में कहें तो यहीं से फिक्शन की असल शुरुआत हुई थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव इतिहास के इसी सबसे गहरे रहस्य को डीकोड करेंगे। सोचने वाली बात है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े और आज तक सरवाइव करने वाले धर्मों की जड़ें सिर्फ दो नैरो जियोग्राफिक कॉरिडोर्स तक ही क्यों जाती हैं। एक मिडिल ईस्ट और दूसरा अपना भारत। हजारों धर्म आए और चले गए, लेकिन इतिहास के पन्नों पर आखिर इन्हीं दो रास्तों ने पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। चलिए इस सफर के पड़ाव देख लेते हैं। पहला, एब्स्ट्रैक्ट थॉट या कल्पना का जन्म। दूसरा, दिमाग, अफरा तफरी और हमारा सर्वाइवल। तीसरा, शहरों से पहले बनने वाले मंदिर। चौथा, अजनबियों का क्राइसिस। पांचवां, दुनिया के सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस। और छठा, द ग्रेट रिलीजियस डाइवर्जेंस यानी महान धार्मिक विभाजन। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बर्थ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट यानी कल्पना का जन्म। मानव विकास के शुरुआती दौर में कहानियां गढ़ने की इस नई एबिलिटी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ने इंसानी दिमाग को एक सुपर पावर तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही एंट्री हुई अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की। अब क्योंकि हमारा दिमाग फ्यूचर की कल्पना कर सकता था, तो जाहिर सी बात है उसे मौत के बारे में भी सोचना था। नेचर के जो रैंडम तरीके होते हैं, जैसे अचानक से बिजली गिर जाना या किसी का बिना किसी वजह के मर जाना, इन चीजों ने दिमाग को डराना शुरू कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ब्रेन्स, क्योस और सर्वाइवल। अब समझना यह है कि इस अनिश्चितता ने शुरुआती इंसानी दिमाग पर असर कैसे डाला। हमारा सर्वाइवल असल में दो बहुत ही क्रिटिकल पहियों पर टिका हुआ था। पहला था साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जिसका सीधा सा मतलब है जीवन में एक मीनिंग खोजना, प्रिडिक्टेबिलिटी और अपने सवालों के जवाब पाना। और दूसरा पहिया था सोशल स्टेबिलिटी, यानी आपस में ट्रस्ट, मोरालिटी और कोऑपरेशन। कबीलों को पूरी तरह से खत्म होने और अफरा तफरी से बचाने के लिए इन दोनों पहियों का एक साथ काम करना बहुत ही जरूरी था। और इस बात को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जब इंसान हेल्पलेस या बेबस महसूस करता है ना, तो उसे रैंडम टीवी की नॉइज में भी चेहरे दिखाई देने लगते हैं। मतलब जब दिमाग के हाथ से कंट्रोल चला जाता है, तो सर्वाइवल के लिए वो खुद से ही अदृश्य पैटर्न और एजेंट्स करने लगता है। शुरुआती जंगलों में भी बिल्कुल यही हुआ था। हवा या तूफान के पीछे इंसानों ने किसी इनविजिबल पावर की कल्पना कर ली, ताकि उस डरावने रैंडमनेस को कोई लॉजिकल मतलब दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टेम्पल्स बिफोर द सिटीज, शहरों से पहले बने मंदिर। तो ये वो टाइम था जब हमारे दिमाग के मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स असल इमारतों में बदलने लगे। तुर्की में मौजूद गुबेकली टेपे नाम के 12,000 साल पुराने ढांचे ने हमारी पुरानी टाइमलाइन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पहले हम मानते थे कि खेती आई, फिर शहर बसे और फिर जाकर मंदिर बने। लेकिन गुबेकली टेपे बताता है कि हंटर गैदरर्स ने पहले 20-20 टन के पत्थरों से मंदिर बनाए, और फिर उन मंदिर बनाने वालों का महीनों तक पेट भरने के लिए मजबूरी में इंसानों को खेती का आविष्कार करना पड़ा। है ना कमाल की बात? इसके अलावा नेचर के 3 बड़े जियोग्राफिकल प्रेशर्स भी उस वक्त एक साथ काम कर रहे थे। पहला, आइस एज खत्म होने के बाद मौसम का स्थिर होना। दूसरा, वूली मैमथ जैसे उन विशाल जानवरों का गायब होना जिनका इंसान पहले शिकार किया करते थे। और तीसरा, पूरी दुनिया में फैल जाने की वजह से और ज्यादा माइग्रेशन का इम्प्रैक्टिकल हो जाना। इन तीनों वजहों ने इंसानों को एक जगह बसने पर मजबूर कर दिया, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट और हमारी सिंधु घाटी में, जहां गेहूं और जौ जैसी फसलें नेचुरली अपने आप उगती थीं। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, द क्राइसिस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों का संकट। अब जब अचानक से अनाज की भरमार हो गई, तो इसके बहुत ही भयंकर सामाजिक परिणाम सामने आए। देखिए, साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डनबार्स लिमिट कहते हैं।
इसके हिसाब से हमारा इंसानी दिमाग एक बार में मैक्सिमम 150 लोगों पर ही भरोसा करने के लिए वायर्ड है। लेकिन चातलहोयुग जैसी जो शुरुआती बस्तियां थीं, वहां की आबादी अचानक से 8000 तक पहुंच गई। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 लोगों की कैपेसिटी वाले दिमाग के लिए 8000 अजनबियों के साथ रहना कितना अननेचुरल और क्योटिक रहा होगा। ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया और हर तरफ बस अफरा तफरी मच गई। और इस अफरा तफरी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था असमानता। जीनी कोएफिशिएंट, जो रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी को मापता है, वो शिकारियों के 0.17 के स्कोर से सीधा जंप करके खेती करने वाले समाजों में 0.46 तक पहुंच गया। अब अनाज को स्टोर किया जा सकता था, तो इतिहास में पहली बार ये तेरा है, ये मेरा है वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। चोरी और होर्डिंग बढ़ने लगी। चातलहोयुग में पाई गई 93 खोपड़ियों में से 25 में बहुत गहरे फ्रैक्चर मिले हैं, जो साफ बताता है कि उस वक्त कितनी ज्यादा और भयंकर हिंसा होती थी। और यहीं से हम आते हैं 5वें हिस्से पर, द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस, दुनिया के पहले संस्थान। तो अजनबियों के बीच इस संकट और भयंकर असमानता का प्राचीन इंसानों ने क्या हल निकाला? अजनबियों के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जो आज के मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की तरह ही थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब पूरी तरह से मंदिरों के इर्द गिर्द सेंटर्ड थे। मिट्टी के टोकन पहला अकाउंटिंग सिस्टम बन गए। 5000 साल पुरानी बियर बांटने की टैबलेट्स आज के एचआर या पेरोल की तरह काम करती थी। मतलब कुछ लोगों को सैलरी में बियर मिलती थी। सूर्य देवता के नाम पर दिए गए हम्मुराबी के कानून आज के कोर्ट्स की तरह थे। और अनाज या चांदी उधार देना उस जमाने के बैंक बन गए। इसी सारे सिस्टम के बीच एक बिल्कुल नई क्लास का जन्म हुआ, द प्रीस्ट किंग, यानी पुरोहित राजा। एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जिसे आम लोगों ने बिना किसी बगावत के मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि राजा की ये ताकत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि सीधे देवताओं ने दी है। बस यहीं से डिवाइन राइट या दैवीय अधिकार की शुरुआत हुई, जिसे आगे चलकर दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं ने अपना लिया। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, द ग्रेट रिलीजियस डाइवर्जेंस। इतिहास का ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से मिडिल ईस्ट और भारत ने विश्वास और सिस्टम के बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुन लिए। मिडिल ईस्ट ने बिलीफ को एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और सिंप्लीफाइड मॉडल में समेट दिया, यानी एक भगवान, एक किताब और बस एक ही सच्चाई। जबकि इसके बिल्कुल उलट सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किसी भी बड़े केंद्रीय मंदिर या राजा के होने का कोई सबूत नहीं मिलता। वहां बिलीफ का एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत मॉडल डेवलप हुआ, जिसने कई सारी अनंत सच्चाइयों को एक्सेप्ट किया। भारतीय उपमहाद्वीप में ये थॉट प्रोसेस सिंपल होने के बजाय और भी ज्यादा वास्ट और गहरा होता चला गया। वेदों के 33 मूल देवताओं से शुरू होकर ये ओक ही यूनिवर्सल पावर के अनंत रूपों में इवॉल्व हो गया, जिसे हम प्रतीकात्मक रूप से 33 करोड़ देवी देवताओं का रूप कहते हैं। इस मॉडल ने खुद को कभी भी किसी एक लिमिटेड या सिंपल सांचे में फिट होने से पूरी तरह से मना कर दिया। और सच कहूं तो ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मिडिल ईस्ट से निकले उस सेंट्रलाइज्ड मॉडल ने बहुत ही सक्सेसफुली दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने ढांचे में ढाल लिया। लेकिन वो मॉडल भारत में पहले से मौजूद इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को कभी भी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाया। बाहर के मॉडल ने हजारों सालों तक दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों और हमलों का सामना किया, फिर भी बिना कन्वर्ट हुए अपनी वो मूल पहचान बनाए रखी। और ठीक यहीं पर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्या था कि भारत का ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल इतिहास के सबसे विशाल और ताकतवर साम्राज्यों के सामने भी एक चट्टान की तरह अड़ा रहा? इस ब्लूप्रिंट में आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने इसे बिना किसी एक केंद्रीय सत्ता के भी हजारों सालों तक जिंदा रखा? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जो हमें इस एवोल्यूशन की कहानी को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।